नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 में और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई भी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। कांग्रेस के लिए जहां भारत जोड़ो यात्रा का दिन बेहद अहम रहा। भारत जोड़ो यात्रा में आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई, जिससे हर कांग्रेसी काफी उत्साहित नजर आया। कांग्रेस की पदयात्रा जारी है भारत को जोड़ने की। अब इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हैं। कर्नाटक के मंड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में जब सोनिया पहुंची तो पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया का हाथ थाम लिया। इस दौरान एक तस्वीर और आई और देखते ही देखते वायरल हो गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी मां सोनिया के जूते के फीते बांधते दिखे। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। सोनिया 1 महीने पहले ही कोरोना से उबरी है। अभी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। कर्नाटक से सोनिया गांधी का गहरा नाता है। जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया है तब दक्षिण भारत ने उसे मुश्किल से उबारा है। इंदिरा गांधी ने भी दक्षिण भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा। इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी तो 1980 में जब उन्हें एक सुरक्षित लोकसभा सीट की जरूरत थी तब उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी भी कर्नाटक के बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ चुकी है। और अब थोड़ा सा रुकते हुए आपको राहुल गांधी की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की ये तस्वीर। राहुल गांधी कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया के साथ अचानक से दौड़ लगाने लगे। कई 100 मीटर तक राहुल सिद्धारमैया का हाथ पकड़कर कुछ इसी तरीके से दौड़ते रहे। वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो कैप्चर किया। हालांकि इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और अब वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पीएफआई की। भारत 24 लगातार पीएफआई के काले कारनामों को उजागर करता रहा है। हमने लगातार पीएफआई के टेरर मॉड्यूल को आप तक पहुंचाया। एनआईए ने लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी करने के बाद पीएफआई को 5 साल के लिए सरकार की तरफ से बैन का आदेश आया। फिर देश में प्रतिबंधित चरमपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब भी देश में इसके करीब 2 लाख सदस्य एक्टिव हैं। पीएफआई ने राज्यों में ग्रामीण से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कमिटीज बना रखी हैं। संगठन में नए सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। इसके लिए अलग अलग पैमाने भी तय हैं, यानी कि ट्रेनिंग देने, ब्रेन वॉश करने और लीगल दावपेच के लिए अलग अलग कैडर्स बनाए हुए हैं। हर कैडर के लोगों की सैलरी भी अलग अलग है। इलाज से लेकर घर की जरूरत की हर एक चीज इन्हें मुहैया कराई जाती है और बाहर भेजने पर अलग से खर्च भी दिया जाता है। पकड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट के बेहतर वकील तक लगा दिए जाते हैं। स्थायी सदस्य का दर्जा पाने के लिए 3 स्टेज की ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ता है। स्थायी सदस्य को अपने होम टाउन से बाहर किसी और राज्य में काम करना होता है। वो शादी भी नहीं कर सकता। संगठन में महिलाओं की एक अलग विंग भी है। सभी को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले 15 घरों को पीएफआई का सदस्य नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्हें पीएफआई समर्थक बनाकर उनकी विचारधारा जरूर बदलनी होगी। उन्हें इसी तरीके से बरगलाना है कि इस्लाम की बात आते ही वो सड़कों पर उतर आए। तो अभी पिछली तस्वीरें दिखाते हुए हमने आपको यह भी बताया कि पीएफआई के संगठन 4 चरणों में काम करते हैं, यानी कि 4 स्टेजेस हैं। कैसे आप पीएफआई में घुस सकते हैं, पीएफआई में आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए अलग अलग स्टेजेस तय हैं। आइए उनका भी जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले पीएफआई के पाप की स्टेज 1 क्या है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में शाखा खुलवाने का काम होता है। स्टेज 1 के तहत किसी व्यक्ति को चुनने के बाद 4 महीने तक उस पर नजर रखी जाती है।
उसके खानदान की पूरी हिस्ट्री तैयार करवाते हैं और नजर रखे गए 20 लोगों में से सिर्फ 2 ही कसौटी पर खरे उतर पाते हैं, यानी कि स्टेज 1 में शामिल हो पाते हैं। स्टेज 1 के सदस्य मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ब्रांच खोलने, लोगों को दवाई खाना, बाकी जरूरत की चीजें पहुंचाने का भी काम करते हैं। लेकिन स्टेज 1 के बाद अब बारी आती है स्टेज 2 की। स्टेज 2 क्या है ये भी आप समझिए। स्टेज 1 में चुने गए 2 सदस्यों को 6 महीने काम करके साबित करना होता है और इसके बाद उन्हें कट्टरपंथी फॉलोअर बनाने का काम मिलता है। इसके बाद ही उन्हें स्टेज 2 में चुना जाता है। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया के जरिए मैसेज फैलाने की जिम्मेदारी भी मिलती है। पुलिस से निपटने की ट्रेनिंग भी स्टेज 2 के दौरान ही दी जाती है। अब स्टेज 2 के बाद बारी आती है स्टेज 3 की। स्टेज 3 क्या है? यहां पर पहुंचते हुए लोग जो है वो स्थायी सदस्य बन जाते हैं, परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। उन्हें अपना घर, अपना जिला सब कुछ छोड़ देना होता है। महाराष्ट्र, केरल में इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग का सारा खर्च पीएफआई उठाता है। इसके बाद उन्हें सैलरी और भत्ते मिलने भी शुरू हो जाते हैं, वर्दी भी मिलती है, संगठन के विस्तार की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद बारी आती है फाइनल स्टेज, यानी कि चौथे स्टेज की। चौथे स्टेज क्या है? स्टेज 3 को पार करने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। स्टेज 3 को पार करने वाले ही लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ट्रेनर तैयार करते हैं। स्टेज 3 के सिर्फ 5% सदस्यों को ही इसमें प्रवेश दिया जाता है और इनका काम इंटरनेशनल नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर लोग फंड को इकट्ठा करते हैं और इसी तरीके से स्टेज 4 तक पीएफआई में पहुंच पाते हैं लोग, तमाम हर्डल्स को पार करने के बाद। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मदरसों की, जहां सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 15 अक्टूबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। वहीं अब कर्नाटक में भी मदरसों के सर्वे की बात कही जा रही है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे पूरा करने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर थी। अब 15 अक्टूबर तक प्रदेश भर के डीएम अपने अपने जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। सरकार का तर्क है कि ये सर्वे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तरक्की के लिए है, जिससे वो और आगे बढ़ सके। योगी सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर संजीदा रही है। इसके लिए बजट का भी आवंटन किया गया था। आज का मुस्लिम समाज ये चाहता है कि उसके बच्चे भी शिक्षित होकर आगे बढ़ें और पूरे प्रदेश भर से इस सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार आगे कैसे उन छात्रों के बेहतरी के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए काम करेगी, इस दिशा में काम करेंगे। और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जो सरकार बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसे दे पाए उन्हें और कैसे सरकारी अन्य योजनाओं से ऐसे मदरसों को कनेक्ट करे, इस दिशा में भी काम करेगी। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद जो मदरसा मापदंडों पर खरे नहीं उतरेंगे, उन पर एक्शन लेने का भी खाका तैयार है। शर्त पूरी करने वाले मदरसों को मान्यता दी जाएगी। वहीं अब कर्नाटक में भी मदरसों की जांच करने की पहल की जा रही है। मुंबई सरकार मदरसों के सर्वे की तैयारी में है। वहीं इसे लेकर कर्नाटक की सबसे बड़ी मुस्लिम बॉडी अमीर शरीयत के प्रमुख मौलाना अहमद रशादी ने सवाल खड़े किए। मदरसों को सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता, जो कुछ फंड देते हैं और कुछ नहीं मिलता सरकार की तरफ से। पता नहीं जांच करने की वजह क्या है। दूसरी ओर कर्नाटक सरकार के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। स्वागत है उनका। उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों के जांच के आदेश दिए गए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा। क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमसे ये भी पूछे कि सर आपके सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच हो जाए, आपके हिंदू मंदिर स्कूलों की भी जांच हो। पहले असम, फिर यूपी और अब कर्नाटक। मदरसों के सर्वे पर सियासत हर तरफ देखी जा रही है। यूपी में 15 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपने के बाद देखना होगा कि कितने मदरसे पैमाने पर खरे उतरते हैं। तो शासन भले ही अपनी रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक सौंपेगा, लेकिन हम आपको कुछ जिलों की रिपोर्ट भी बता देते हैं जो कि नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। वो कौन कौन से जिले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है लखीमपुर खीरी का। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, यहाँ पर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं 254, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या यहाँ पर 38 है।
उसके अलावा उत्तर प्रदेश का गोंडा कुल मदरसे 600 हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त मदरसे 289 हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे का अभी सर्वे जारी है, नंबर सामने नहीं है। पीलीभीत में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 220 है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे 18 हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बाद महाराजगंज, जहां पर कुल मदरसे 290 हैं, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसे 30 हैं और 30 मदरसों की जांच हो चुकी है, बाकी का सर्वे अभी जारी है। बलरामपुर में कुल मदरसे 462 है, मान्यता प्राप्त मदरसे 153 इनमें से हैं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे अभी जिनका आंकड़ा सामने नहीं आया है। सुल्तानपुर में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 89 है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे यहां पर 9 है। इसके साथ ही अब गोरखपुर के भी आंकड़े आप देख लीजिए। गोरखपुर में मान्यता प्राप्त मदरसे हैं 234, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे 127 है। ये कुछ ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनके आंकड़े अभी आ चुके हैं। हालांकि शासन की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी, उनकी तरफ से फाइनल रिपोर्ट 15 अक्टूबर को सबमिट की जाएगी, जिसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसों को लेकर आदेश जारी किया गया था, उस आदेश के बाद हुई जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। अब अगली खबर है महाराष्ट्र की, जहां पर असली और नकली शिवसेना की लड़ाई तेज हो चुकी है। दशहरे पर शिवसेना के दोनों गुटों ने शक्ति प्रदर्शन किया, वार पलटवार किया। अब खबर यह है कि 1-2 दिन में कोर्ट सिंबल को लेकर भी फैसला ले सकता है। महाराष्ट्र में दशहरे पर रावण का दहन किया गया, जहां शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई। उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे दोनों के बीच ज्यादा भीड़ जुटाने की जद्दोजहद थी, रस्साकशी दिखी। हालांकि इस रेस में एकनाथ शिंदे ने बढ़त बनाई। पुलिस का कहना है कि शिंदे गुट की रैली में 2 लाख लोगों ने शिरकत की, वहीं उद्धव गुट की रैली में इसका आधा, सिर्फ 1 लाख लोग शामिल हुए। शिवाजी पार्क की क्षमता 80,000 है, वहीं बीकेसी मैदान में 1 लाख लोगों की भीड़ जुट सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई है। सत्ता की रेस में उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने पटखनी देकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। असली शिवसेना किसकी होगी, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है। कल हुई रैली में उद्धव ठाकरे ने शिंदे को कटप्पा बता दिया था। ही आपली परंपरा शिवाजी पार्क मिळू नये म्हणून हे मागे लागले। बरं, कोर्टात जाऊन मिळाल्यानंतर या मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट आहे की जर मी लक्ष घातलं असतं तर यांना हे मैदान मिळालं नसतं। काय बापाची पेंड आहे तुमच्या? नाही, गद्दार तर आहेतच, पण शिवाजी पार्क मिळू द्यायचं नाही। आता धनुष्यबाण पाहिजे, बाळासाहेब पाहिजे, शिवसेना प्रमुख पद पाहिजे, घेऊन जाणार कुठे? एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे का साथ मिला। जयदेव अपनी पत्नी और बेटे के साथ शिंदे गुट की रैली में पहुंचे थे। वहीं एकनाथ शिंदे ने मंच से बोलते हुए पलटवार किया कि हमने गद्दारी नहीं, गदर किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के सिंबल को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट में विवाद जारी है। गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। सिंबल को लेकर अपने दावे पेश करने के लिए 7 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था। ऐसे में अब उसकी ओर से फैसले की बारी है और जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है। आपने देखा होगा कि चुनाव आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां तमाम लोक लुभावन वादे करने लगती हैं, लेकिन अब इस पर चुनाव आयोग सख्त हो चुका है। चुनाव आयोग ने सभी दलों को एक लेटर भेजा है और ये कहा है कि जो वादे आप कर रहे हैं उसे पूरा कैसे करेंगे, ये भी आपको बताना होगा। मुफ्त रेवड़ियों पर आपने खूब राजनीति देखी होगी। इधर चुनाव का ऐलान होता है तो उधर सभी पार्टियां लोक लुभावन वादे करना शुरू कर देती हैं। अब इन सब के बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को लेटर लिखा है कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये भी बताना होगा कि वो इसे पूरा कैसे करेंगे और इसके पैसे कहां से आएंगे। आयोग ने पार्टियों से 19 अक्टूबर तक इस पर अपनी राय देने को कहा है। मामला चुनाव का है तो घमासान भी चुनावी हुआ। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे लोकतंत्र की ताबूत में एक और कील करार दिया है। सर्वदलीय बैठक की मांग हो रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस बड़े चुनावी सुधार को कानून का हिस्सा बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव पर विचार कर रही है। दूसरी ओर मुफ्त की रेवड़ियों के वादों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है।
तो वादा तेरा वादा, इस पर अब जवाब देना होगा। लेकिन आपको यह भी समझा देते हैं कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर आखिर उनसे सवाल क्या पूछा है, जिनका जवाब अब देना होगा इन तमाम राजनीतिक पार्टीज को। सबसे पहला सवाल यह पूछा गया है कि राजनीतिक दल वादे कैसे पूरा करेंगे, इस बात का भी ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने रखे। इसके साथ ही यह भी पूछा गया कि जो वादे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, इस पर कितना खर्च आएगा, कितना पैसा इस पर खर्च होने वाला है, यह भी चुनाव आयोग को आप जरूर बताएं। इसके साथ ही सवाल यह भी पूछा कि वादा पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, जो पैसे खर्च होने वाले हैं, जो उसका बजट है उन वादों को पूरा करने के लिए, उस पैसे की फंडिंग कहां से होगी, वो पैसा कहां से आएगा, ये भी चुनाव आयोग को बताएं। इसके साथ ही ये भी कि क्या इसके लिए वो टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स में भी बढ़ोतरी क्या की जाएगी, इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग को देनी होगी। या फिर स्कीम के लिए अतिरिक्त कर्ज लेंगे, लोन का सहारा लिया जाएगा ताकि उनको जो रियायतें देनी है, लोगों को वादे पूरे करने हैं, उन्हें पूरा किया जा सके। यह भी पूछा जाएगा कि क्या कोई और तरीका अपनाकर ये वादे आप जनता के सामने पूरे करने वाले हैं, इसका भी जवाब दें। चुनाव आयोग ने 19 अक्टूबर तक इसे लेकर सुझाव मांगे हैं, ये लेटर जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि इन तमाम सवालों के आधार पर पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने रखे। तो ये तो चुनाव आयोग के सवाल हैं, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है कि ये जो वादे पूरे किए जाते हैं, इसमें कौन कौन आगे नजर आता है। कुछ एक ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि पुर्तगाल उनमें से एक कंट्री है जो वादे भी करती है अपनी जनता से और उन वादों को पूरा भी करती है। लेकिन इसके साथ साथ स्वीडन भी उन्हीं देशों में शामिल है। पुर्तगाल, स्वीडन के बाद चुनावी वादा पूरा करने की फहरिस्त में जो तीसरा नाम आता है वो आता है स्पेन का। ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं कि ये सिर्फ खाली लिफाफा लेकर नहीं पहुंचती हैं जनता के बीच में, उस खाली लिफाफे में रखे गए वादे पूरे कैसे होंगे ये भी ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही यूके भी उन्हीं कंट्रीज में से एक है, उन्हीं देशों में से एक है, कनाडा भी उनमें से एक है। ये 5 कंट्रीज अभी तक जिनके नाम सामने आए हैं जो कि चुनावी वादा पूरा करने में सबसे आगे हैं। लेकिन इन सभी देशों में वादे इसीलिए पूरे हुए क्योंकि इन देशों में बहुमत की सरकार थी और वादा पूरा करने में इन्हें आसानी भी हुई है। लेकिन अब उन देशों को भी आप जान लीजिए जहां पर वादा पूरा करने की दर सबसे कम है, यानी कि चुनावी वादा तो कर दिया जाता है लेकिन चुनावी वादों को पूरा करने में ये देश सक्षम नहीं है, ये देश अपने 100% रिजल्ट्स नहीं दे पाते। जैसे कि नीदरलैंड्स उन कंट्रीज में से एक है। नीदरलैंड्स के साथ साथ आयरलैंड भी है और आयरलैंड के अलावा जर्मनी भी उन्हीं देशों की फहरिस्त में शामिल है जहां वादे तो होते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते। ऑस्ट्रिया भी उन्हीं देशों की सूची में शामिल है। ये 4 कंट्रीज, जिसके अलावा इटली भी वो 5वीं कंट्री है, वो 5वां देश है जहां पर चुनावी वादा कर तो दिया जाता है लेकिन चुनावी वादा वो पूरा नहीं होता। लिस्ट छोटी नहीं है, बड़ी है। बुल्गारिया भी उन्हीं में से एक है। यहां पर भी जनता के सामने पिटारा खोल दिया जाता है लेकिन वो पिटारा होता है खोखला, यानी कि वादे तो कर दिए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन देशों में जहां पर गठबंधन की सरकार बनी वहां चुनावी वादे पूरे करने में जरूर दिक्कत हुई है, यानी कि गठबंधन के मतभेदों के चलते ऐसे कई वादे हैं जो पूरे नहीं हुए। लेकिन भारत में चुनावी वादे आखिर क्यों पूरे नहीं होते हैं, इसको भी आपको समझा देते हैं। क्या एक वजह है कि वादे तो कर दिए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। भारत में वादों की ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं है, यानी मंच पर नेताजी चढ़े और वादों की फहरिस्त लगा दी लेकिन उनमें से कितने पूरे हुए इसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। ज्यादातर वादे यही एक बड़ी वजह है, इसलिए अधूरे रह जाते हैं, वो वादे पूरे नहीं होते। कई छोटी पार्टियां घोषणा पत्र तक जारी नहीं करती हैं जबकि एक मैनिफेस्टो जारी किया जाता है पार्टियों का चुनाव में उतरने से पहले, लेकिन छोटी पार्टियां इसमें पीछे हैं। नेता सिर्फ भाषण में वादे करते हैं और उसके बाद वो वादे गुल हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं, लेकिन जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन तक नहीं होता है। जाहिर बात है कि जो दस्तावेजों में शामिल नहीं है वो कैसे वादा पूरा होगा और इसीलिए उनकी कोई वैधता भी नहीं है और वो वादे बेकार हो जाते हैं। 7 अक्टूबर यानी कि कल नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान किया जाएगा।
जिसमें विवादित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा का भी नाम शामिल है। इन दोनों को लेकर अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने भारत के खिलाफ अपना नया प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोपी जुबैर को टाइम्स मैगजीन ने शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए योग्य उम्मीदवार बताया। नफरत फैलाने के आरोपी ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा की तारीफों के पुल बांधकर टाइम मैगजीन ने भारत के खिलाफ नए प्रोपेगेंडा की शुरुआत कर दी है। साथ ही ये भी साबित कर दिया कि टाइम मैगजीन मोदी सरकार और हिंदुओं से कितनी नफरत करती है। इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के संभावित विजेताओं की सूची में मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को रखा गया है, जो खुद को फैक्ट चेकर बताते हैं। टाइम मैगजीन ने मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के लिए योग्य उम्मीदवार बताया है। साथ ही जुबैर को एक पीड़ित के रूप में पेश किया है। टाइम मैगजीन ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हुए लिखा है कि सिन्हा और जुबैर भारत की एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के को फाउंडर हैं और गलत सूचनाओं के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। जहां हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी पर मुस्लिमों के खिलाफ अक्सर भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम का चयन नॉर्वे के 5 लोगों की कमेटी करती है, जिसे नॉर्वे की पार्लियामेंट अपॉइंट करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार ओस्लो के पीस रिसर्च संस्थान और नॉर्वे के सांसदों ने मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा का नाम दावेदारों की सूची में शामिल किया है। नोबेल कमेटी ऑफिशियली नॉमिनीज के नाम नहीं बताती। जो नाम सामने आए हैं वो नॉर्वे के सांसदों के हवाले से दिए गए हैं। तो जुबैर के नॉमिनेशन का ऐलान आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन टाइम्स मैगजीन ने इसके बहाने भारत को बदनाम करने की अपनी पुरानी चाल नए तरीके से चली है। टाइम मैगजीन अपने प्रोपेगेंडा मिशन में इतना ज्यादा मशगूल है कि वो जुबैर की हरकतों को उजागर नहीं कर रहा, बल्कि जुबैर की कारगुजारियों पर एक तरीके से पर्दा डालता हुआ नजर आया है। लेकिन ये पर्दा हम उठाने की कोशिश करते हैं। जुबैर ने नुपुर शर्मा का एडिटेड और एक पक्षीय वीडियो शेयर किया। इसी वीडियो ने पूरे देश को नफरत की आग में झोंक दिया। भारत के खिलाफ अरब देशों को भड़काने की कोशिश हुई। जुबैर की वजह से ही देश में सर तन से जुदा का आतंक फैला। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कन्हैया समेत कई हिंदुओं की हत्या की। जुबैर पर साल 2018 में भी एक विवादित ट्वीट कर लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगा। इस ट्वीट के बाद हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश हुई और इसके बाद जुबैर की गिरफ्तारी हुई। लेकिन टाइम्स मैगजीन इन सब बातों का जिक्र एक दूसरे ही एंगल से करता हुआ नजर आया और भारत के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडे को हवा देता नजर आया। टाइम मैगजीन का भारत विरोधी चेहरा इससे पहले भी सामने आता रहा है। एक एक करके आपको सबकी डिटेल्स भी बता देते हैं कि आखिर कब टाइम्स ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडे को हवा दी। कोरोना संकट आपको याद होगा, जिसमें भारत को कवर पेज टाइम्स ने बनाया। इंडिया इन क्राइसिस, ये हेडिंग दी। शमशान घाट की फोटो लगाई। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने का दावा किया गया। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड्स की कमी तक का भी जिक्र किया गया टाइम्स के जरिए। इसके साथ ही टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत के लिए उसका कई बार इस्तेमाल किया। मई 2019 में एक स्टोरी को प्रकाशित किया गया था और कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की गई थी। कवर पेज पर इंडियाज डिवाइडर इन चीफ लिखा गया था। भारत विरोधी टाइम्स कई बार देखने को मिला है। टाइम ने अपने एक और अंक में मोदी के खिलाफ लिखा। टाइम ने प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी भी बताया। देश को हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ धकेलने का भी दावा किया। इसके साथ ही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को शांति का दूत तक टाइम ने बताया। मुल्ला अब्दुल गनी तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री है और इसी तरीके से टाइम्स गाहे बगाहे अपना प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाता रहा है और एक बार फिर से इसकी एक और तस्वीर उजागर हुई है। वहीं इस बार के साहित्य का नोबेल पुरस्कार जिसका ऐलान किया गया, जो फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स को मिला है। एनी को उनकी किताब फॉर द कवरेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी ये किताब व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है।
इधर अमेरिका के इन दिनों पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान को अमेरिका किसी बड़े मिशन के लिए मोहरा बनाना चाहता है और इसीलिए उसे तवज्जो भी दे रहा है और अनाप शनाप बयान देकर पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश भी हो रही है। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर कहा। अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने एक ट्वीट कर पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर कहकर संबोधित किया, जिसे लेकर भारत नाराज है क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान को F-16 के लिए मदद देने को लेकर अमेरिका से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पाकिस्तान के प्रति इस तरह के रवैये से भारत अमेरिका के रिश्ते में खटास आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित करता रहता है और अमेरिका किसी न किसी बहाने उसकी मदद करता रहता है। अप्रैल 2022 में भी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के पीओके दौरे पर भारत ने ऐतराज जताया था, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा था कि उमर की ये यात्रा निजी थी। साथ ही कश्मीर को लेकर किसी नीतिगत बदलाव से भी उसने इनकार किया था। तो अमेरिका के पाकिस्तान को तवज्जो देने वाली एक और तस्वीर अमेरिका से ही आई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन दिनों अमेरिका का दौरा किया, जहां पर उनके स्वागत में अमेरिकन ने पलकें बिछा दी, जिससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका किसी खास टारगेट को निशाना बना रहा है। अमेरिका पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा का अमेरिका ने ऐसा स्वागत किया जैसे वो कंगाल नहीं किसी सुपर पावर कंट्री के सेना अध्यक्ष हों। बाजवा के स्वागत में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने पलकें बिछा दी। लॉयड ऑस्टिन तो पेंटागन के बाहर तक आ गए, जैसे बाजवा किसी देश के रक्षा मंत्री हों। अमेरिका में आमतौर पर किसी देश के सेना प्रमुख का ऐसा स्वागत नहीं दिखता, वो भी तब जब उसका कार्यकाल सिर्फ 1 महीने का बचा हो। इमरान खान अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान बाइडेन के एक फोन के लिए तरसते रहे, लेकिन कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबानी किए जा रहा है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद मध्य एशिया में अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो गया है, जिसे दोबारा वापस पाने के लिए वो पाकिस्तान को अपना मोहरा बना रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की अमेरिका दिल खोलकर मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद अमेरिका ने अपना खजाना खोल दिया। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका आगे बढ़कर आ रहा है? क्या कोई सीक्रेट डील अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में हुई है? ये सवाल उठना लाजमी है जिस तरीके से अमेरिका के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान से वापसी के बाद मध्य एशिया से यूएस का प्रभुत्व खत्म, तालिबान पर नजर रखने के लिए ग्राउंड इंटेलिजेंस पर निर्भर है अमेरिका। अफगानिस्तान तक ड्रोन पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ही एकमात्र रास्ता है। शायद ये भी एक बड़ी वजह इसके इस्तेमाल के लिए। मदद के बदले पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल क्या अमेरिका करेगा? ये दोनों देशों के बीच हुई क्या किसी सीक्रेट डील का भी हिस्सा है? इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान तक अमेरिकी ड्रोन को पहुंचने के लिए ईरान या फिर पाकिस्तान 2 ही हवाई सीमा है, लेकिन ईरान से अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। ऐसे में अमेरिका के पास सिर्फ पाकिस्तान एक विकल्प है और इसीलिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका दिल खोलकर मदद कर रहा है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान के दिल खोलकर मदद के पीछे एक और कारण संभव है और वो है भारत पर एक तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। शायद उसी रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है। क्या भारत के खिलाफ जो बाइडेन की ये चाल है, पाकिस्तान के बहाने भारत को संदेश देने की कोशिश है क्या ये अमेरिका की? रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को भारत ने माना नहीं। अमेरिका के मना करने के बावजूद रूस से भारत ने तेल खरीदा। पाकिस्तान की मदद कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने रूस से दोस्ती निभाते हुए बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर रूस की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है और सवाल पूछे जाने पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच से पश्चिमी देशों को करारा जवाब भी दिया, जिसके बाद अब अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है।
इधर ईरान में हिजाब के विरोध में जोरदार आंदोलन चल रहा है, जिसे दुनिया भर में समर्थन भी मिल रहा है। इसी बीच ईरानी महिलाओं के समर्थन में यूरोपीय संघ की सांसद अबीर अल सहलानी भी सामने आ चुकी है। ईरान में चल रहे हिजाब विरोध प्रदर्शन का स्वीडिश नेता अबीर अल सहलानी ने खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने संसद में अपने बाल काटकर हिजाब का विरोध किया। सहलानी ने अपने बाल काटने का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वो कह रही हैं कि जब तक ईरान की महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अपने बाल काटने के बाद अबीर अल सहलानी ने कहा कि यूरोपीय संघ और यूरोप के नागरिकों की मांग है कि ईरान में पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ हर तरह की हिंसा बंद की जाए। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ बोलने से अब काम नहीं बनेगा, कार्रवाई का वक्त आ गया है। सहलानी के मुताबिक ईरान में धर्मगुरुओं की हुकूमत के हाथ खून से सने हैं। ईरान में हिजाब का विरोध 16 सितंबर से हो रहा है, जो अब कई शहरों तक पहुंच चुका है और इसे दबाने के लिए गिरफ्तारियों के साथ प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की भी खबरें सामने आ रही है। पंजाब के रहने वाले सिख परिवार की अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। परिवार में गम का माहौल है, तो सीएम मान ने विदेश मंत्रालय से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को गौर से देखिए। कैसे किडनैपर एक परिवार को कैद करके ले जा रहे हैं। तस्वीरें 3 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के 4 लोगों का अपहरण किया जाता है। ये सभी लोग पंजाबी मूल के थे। 3 दिन बाद पंजाबी मूल के इस परिवार की हत्या कर दी जाती है। इनमें एक 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। ये परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था। जसदीप सिंह कैलिफोर्निया में बिजनेसमैन थे, जो 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहते थे। कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले में 48 साल के मैनुअल सालगाडो को हिरासत में लिया है। आरोपी ने खुद को मारने की कोशिश भी की। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मैनुअल सालगाडो पहले जसदीप सिंह के ऑफिस में काम करता था। वो पहले भी अपहरण के केस में सजा काट चुका है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, इसका पता नहीं चल पाया है। कैलिफोर्निया में पंजाबी परिवार की बेरहमी से हुई हत्या ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस घटना से आक्रोशित हैं। मान ने विदेश मंत्रालय से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कैलिफोर्निया में 4 भारतीयों के अपहरण और हत्या की खबर मिली। इन भारतीयों में 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील करता हूँ कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की हत्या की खबर झकझोर देने वाली है। इस घटना से विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। थाईलैंड और मैक्सिको में खूनी तांडव ने पूरी दुनिया को सकते मिला दिया है। थाईलैंड में जहां पर चिल्ड्रन डे केयर में घुसकर हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, तो वहीं मैक्सिको में बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें मेयर समेत कई लोगों की मौत हो गई। अंधाधुंध फायरिंग, गन कल्चर पड़ रहा भारी। फायरिंग में निर्दोषों की फिर गई जान, घर की दीवारें भी हुई छलनी। मैक्सिको सिटी हॉल में एक कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान एक शख्स दाखिल होता है। कुछ सेकंड के बाद एकाएक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग में 18 लोगों मौत की नींद सो गए। मरने वालों में मेयर के अलावा उनके पिता, पूर्व मेयर समेत पुलिस के अधिकारी भी मारे गए। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और फायरिंग की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। एक संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। गोलीबारी की घटना सैन मिगुएल टोटोलापन शहर में हुई। बंदूकधारियों ने बुधवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे सिटी हॉल पर हमला किया। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। थाईलैंड में भी मैक्सिको जैसा शूट आउट। चाइल्ड डे केयर सेंटर में फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से थाईलैंड कांप उठा। एक बार फिर से हमलावर ने निर्दोषों को निशाना बनाया और लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। हमलावर ने इस बार चाइल्ड केयर सेंटर को निशाना बनाया है। जैसे ही हमलावर ने फायरिंग की,
टेक एयर में कोहराम मच गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। खौफ के साए में लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन खूनी फायरिंग में 38 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 22 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। हमलावर का नाम पन्या कामराब और उसकी उम्र 34 साल है। हमलावर पूर्व पुलिस अफसर पन्या कामराब भी था। ड्रग्स के एक केस के सिलसिले में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। चाइल्ड केयर सेंटर में फायरिंग के बाद कामराब ने खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने अपनी पत्नी और बेटे को भी मार डाला। पश्चिमी अफ्रीका के देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है और इसकी वजह एक खांसी की दवा को बताया गया। और इसी के बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए हुए 4 कप सिरप्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। WHO के मुताबिक ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। खास तौर पर बच्चे जब इसका सेवन करते हैं तो उन्हें गंभीर समस्या हो सकती है या फिर उनकी मौत भी हो सकती है। भारत में बने हुए कफ सिरप ही गाम्बिया में बच्चों की मौत की वजह बने। WHO की रिपोर्ट में कहा गया कि कफ सिरप में डाइथेलेन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की जो मात्रा है वो इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। ये कफ सिरप का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस कंपाउंड के इस्तेमाल से भारत में भी 33 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, खास तौर से बच्चों के सेवन के दौरान। डाइथेलेन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज में बैन है, लेकिन भारत में 33 मौत के बाद भी इस पर बैन नहीं लगा है। ये कफ सिरप में सिर्फ इसीलिए मिलाया जाता है ताकि स्वाद मीठा हो सके और बच्चे आसानी से इसे पी सके। WHO ने बताया कि जिन 4 कफ सिरप्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया वो हरियाणा की मेड इन फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। उनको उन कफ सिरप्स के नाम भी बताते हैं जिनको लेकर WHO की तरफ से अलर्ट किया गया है, यानी कि कौन कौन से वो कफ सिरप्स हैं जिन्हें लेकर WHO की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ऊपर वो चारों नाम आप देख रहे हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से तफसील से देखिए, जिसमें सबसे पहला नाम है प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन। इसका इस्तेमाल घातक हो सकता है। इसके साथ ही कॉफेक्स मैलिन बेबी कफ सिरप, इसका भी इस्तेमाल बच्चों के लिए घातक है। मैकॉफ बेबी कफ सिरप, इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है WHO की तरफ से और भारत में कुल मिलाकर 33 मौत हो चुकी है। चौथा कफ सिरप मैग्रीप एंड कोल्ड कफ सिरप, इसका इस्तेमाल भी हानिकारक है और इन चारों के लिए कहा गया है WHO की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए एक तरफ जांच की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ इन्हें लेकर, इनके इस्तेमाल को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और अब बात उस खबर की करेंगे जिसकी तस्वीरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मौका दुर्गा विसर्जन का था, जिसके दौरान अचानक से नदी के पानी में तेज बहाव आया और कई लोग इसमें बह गए। हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। दुर्गा विसर्जन में मौत का तांडव। जलपाईगुड़ी में जलजला। किनारे देखते रह गए लोग, मौत बहा कर ले गए। मौका देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन का था। हर्षोल्लास था। माता को नदी में विसर्जित करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। इन सब के बीच जलपाईगुड़ी के माल नदी में अचानक आई बाढ़ ने 8 लोगों को अपने आगोश में ले लिया और कई लोग लापता हो गए। जलजले की खबर जैसे ही प्रशासन को लगी, प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। NDRF ने मोर्चा संभाला। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलपाईगुड़ी में बाढ़ की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुई दुर्घटना से दुखी हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। और इधर उत्तराखंड में पर्वतारोहण करने गए पर्वतारोहियों के दल के 16 शवों को द्रौपदी के डांडाटू पर्वत शिखर से
निकाला जा चुका है। नेहरू माउंटेनियर इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तरकाशी के 41 पर्वतारोहियों का यह दल पर्वतारोहण के दौरान मंगलवार को एवलांच की चपेट में आया। मरने वाले पर्वतारोहियों की संख्या 16 तक जा पहुंची है। एवलांच में करीब 50 लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। दरअसल मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे ये टीम 16,000 फीट की हाइट पर ऊंचाई पर एवलांच की चपेट में आ गई। पर्वतारोहियों की टीम में 41 पर्वतारोही शामिल थे, जिनमें 29 ट्रेनी पर्वतारोही थे। पहले दिन 10 मौतों की पुष्टि हुई, जबकि 8 पर्वतारोहियों को बचाया गया, लेकिन अब तक 16 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। और अब बात करेंगे डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए की। कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती से पैदा हुए भारी उतार चढ़ाव के बीच रुपया एक बार फिर से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 पैसे टूटकर 81.94 तक जा पहुंचा है, जो कि रुपए का अब तक का सबसे निचला लेवल है। रुपया आज 81.52 रुपए के स्तर से खुला। उसके बाद शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन बाद में कच्चे तेल के उतार चढ़ाव का दबाव रुपये पर साफ नजर आया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को रुपए में थोड़ी मजबूती दिखी थी। उसके बाद दशहरे की वजह से कल क्योंकि बाजार बंद था, आज अमेरिका में सेवा पीएमआई और निजी नौकरियों के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहने से डॉलर को मजबूती मिली और डॉलर के मुकाबले यूरो और पाउंड में भी ऊपरी स्तर पर बिकवाली का दबाव देखा गया। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।